स्वागत है आप सभी का राजस्थान का इतिहास महत्वपूर्ण प्रश्न और पार्ट 3। इससे पहले हम 2 वीडियो में 30 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज अपना जो राजस्थान के इतिहास संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो पार्ट है वो पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले अपन ने 2 वीडियो में 15-15 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर ली है। आज ये अपना तीसरा पार्ट है। तो जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं और उन्होंने अगर वो पिछले 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लें, क्योंकि ज़्यादातर मैं जो क्वेश्चन बनाता हूँ वो पिछले क्वेश्चनों से रिलेटेड बनाता हूँ। तो अगर आप पिछले 15 क्वेश्चन और उससे पिछले 15 क्वेश्चन देख लोगे तो आपको यो नेक्स्ट जे 15 क्वेश्चन है वो समझने में आसानी रहेगी। आज का अपने जो 15 क्वेश्चन है उसमें से जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन कब किया गया। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन कब किया गया। देखो, जब भारत स्वतंत्र था, अंग्रेज़ों का अधिकार था, तो जिस क्षेत्र पर अंग्रेज़ों का अधिकार था वहाँ पर कांग्रेस पार्टी उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, अच्छा कार्य भी कर रही थी। लेकिन जो रियासती भारत था उसमें जो जनता थी उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई संगठन नहीं था। तो उसके उद्देश्य से अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया। रियासती भारत का मतलब जो राजाओं वाला भारत था, जहाँ पर राजा थे, उस भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया। इसका गठन किया गया था वो बॉम्बे में किया गया था। इसका गठन बॉम्बे में किया गया था। बॉम्बे में 1927 ईस्वी में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया कि अब जो रियासती भारत है उसका नेतृत्व करने के लिए ये एक संस्था होगी। और इसके गठन के समय इसका अध्यक्ष बनाया गया था वो दीवान बहादुर रामचंद्र राव को बनाया गया था। अध्यक्ष बनाए गए थे, उपाध्यक्ष बनाए गए थे और भी कई सदस्य थे, लेकिन आप इसका एक अध्यक्ष याद रखना कि जो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद था उसके अध्यक्ष किसे बनाए गए। तो उसका अध्यक्ष बनाया गया था वो दीवान बहादुर रामचंद्र राव को बनाया गया था। दीवान बहादुर रामचंद्र राव को उसका क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। अब ये जो संस्था बनाई गई थी ये पूरे भारत के लिए थी। उसमें अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग और संगठन बनाए गए। जैसे कि अपने जो राजस्थान और मध्य भारत यानी कि मध्य प्रदेश, राजपूताना और मध्य भारत, जिसको पहले मध्य प्रदेश को मध्य भारत बोलते थे, वो जो उसकी संस्था बनाई गई थी मिलाकर उसका सचिव बनाया गया था वो अपने राजस्थान के एक व्यक्ति रामनारायण चौधरी को बनाया गया था। अगर प्रश्न पूछे कि जो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद में जो राजपूताना या फिर मध्य भारत का सचिव किसे बनाया गया था, तो राजपूताना और मध्य भारत का जो सचिव बनाया गया था वो रामनारायण चौधरी को बनाया गया था। रामनारायण चौधरी को बनाया गया था। अगर ये प्रश्न पूछे तो ये भी याद रखना। अब इसी संस्था के तर्ज पर मतलब अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के तर्ज पर जब राजस्थान के जो नेता थे उनको लगा कि अपने राजस्थान में भी ऐसी कोई संस्था होनी चाहिए जो सभी रियासतों का नेतृत्व करे, वहाँ की जनता का नेतृत्व करे, उनके अगर साथ में अत्याचार होता है तो उसका मामला उठाए। उसके लिए इससे जस्ट 1 साल बाद में, ये 1927 में हुई थी और 1928 ईस्वी में राजस्थान के नेताओं ने राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया। तो याद रखना कि अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया था वो तो 1927 में किया गया था। उससे जस्ट 1 साल बाद में 1928 ईस्वी में राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया था। अब अगर उस समय राजपूताना या मध्य भारत का सचिव रामनारायण चौधरी को बनाया जा रहा था तो जो राजपूताना या देसी राज्य लोक परिषद का सचिव भी
वो एक दिग्गज नेता थे, तो उसका भी अध्यक्ष रामनारायण चौधरी को बनाया गया। जो अपनी राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद की संस्था बनाई गई थी, उसका भी अध्यक्ष किसको बनाया था? रामनारायण चौधरी, RN चौधरी। चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन अमरचंद भाटिया का। नाम सुना होगा अमरचंद भाटिया का, जिन्हें क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। तो अमरचंद भाटिया का संबंध राजस्थान के किस जिले से था? आपको ये तो पता था कि सर अमरचंद भाटिया को क्रांति का भामाशाह कहा जाता है, क्योंकि अमरचंद जी भाटिया ने ग्वालियर में जाकर वहाँ पर रहे थे और वहाँ पर तांत्या टोपे और झांसी की रानी की सहायता की थी अमरचंद भाटिया ने। तांत्या टोपे और जो अपनी झांसी की रानी थी, इनकी सहायता की थी अमरचंद भाटिया ने, इसलिए इन्हें क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है। लेकिन अमरचंद भाटिया थे वो राजस्थान, मूलतः राजस्थान के थे। कहाँ के थे? राजस्थान के। और राजस्थान में भी अमरचंद भाटिया थे, ये अपने बीकानेर जिले से संबंधित थे। किस जिले से संबंधित थे? बीकानेर जिले से संबंधित थे। और जब ये इतना सहयोग करते थे तो 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी, उस समय सर्वप्रथम अगर राजस्थान के किसी व्यक्ति को फांसी दी गई थी, वो अमरचंद भाटिया को दी गई थी। अगर प्रश्न पूछा जाए कि 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी, उसमें सर्वप्रथम फांसी की सजा राजस्थान के किस व्यक्ति को दी गई थी, तो वो अमरचंद भाटिया को दी गई थी। और इनका संबंध था वो बीकानेर जिले से था। चलते आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, पहली बार, शायद आपने ये क्वेश्चन पहली बार देखा होगा, पहली बार सुना होगा कि निम्न में से कौन सा अभिलेख मोखरी वंश के बारे में जानकारी देता है? सर हमने गुइल वंश पढ़ा था, सर मैं राठौड़ वंश पढ़ियो, सर मेरे परमार, चौहान, चालुक्य, हगड़ाई वंश पढ़िया, लेकिन वो मोखरी वंश नाम पहली बार आया है कि निम्न में से कौन सा अभिलेख था जो मोखरी वंश के बारे में जानकारी देता है? राजस्थान में मोखरी वंश का शासन था। मैं आपको बताऊं कि एक राजस्थान में 12 से, कहां से? राजस्थान में 12 से 238 ईस्वी का अनुमान लगाओ। राजस्थान में 12 से 238 ईस्वी का एक गुप्तकालीन 238 ईस्वी का 12 से एक गुप्तकालीन अभिलेख मिला है, वो हमें मोखरी वंश के बारे में जानकारी देता है। और वो अभिलेख है बड़वा का अभिलेख। बड़वा का अभिलेख 12 से 238 ईस्वी का ये अभिलेख 12 से मिला था। ये एक गुप्तकालीन अभिलेख था जो हमें राजस्थान में मोखरी वंश के बारे में जानकारी देता है। अब बड़वा के अभिलेख के बारे में बताऊं तो ये बड़वा का अभिलेख एक यूप स्तंभ लेख है। यूप स्तंभ लेख। अब यूप स्तंभ क्या है कि प्राचीन समय में जब कोई भी राजा यज्ञ करवाता था, राजा को लगता था कि अब यार ज्यादा पाप हो गए हैं, तो उन पापों को धोने के लिए वो यज्ञ करवाता था। और यज्ञ के बाद में वो लिखवाता था कि साहब मैंने यज्ञ करवाया, मतलब यज्ञ को उस समय भी महत्ता प्रदान थी, यज्ञ करवाना बड़ा काम था। तो उसके बाद में वो स्तंभ लिखवाते, उन्हें यूप स्तंभ लेख कहते हैं। तो यही गुप्तकालीन राजाओं ने किया। और इस बड़वा के अभिलेख में उन्होंने 4 स्तंभ लिखवाए। 4 में से 3 के ऊपर तो लेख लिखवाए। कितने के ऊपर? 3 के ऊपर लेख लिखवाए। और उनके ऊपर एक नाम लिखा हुआ मिलता है, महासेनापति मोखरे बलहा। क्या लाइन लिखी मिलती है? महासेनापति मोखरे बलहा। ये लाइन मिलती है जो हमें राजस्थान में मोखरी वंश की जानकारी प्रदान करती है। बड़वा का अभिलेख 12 से 238 ईस्वी का। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के एकीकरण में जो तृतीय चरण था, राजस्थान के एकीकरण का तृतीय चरण था, उस तृतीय चरण में राजस्थान की किस रियासत को राजस्थान संघ में मिलाया गया था? राजस्थान एकीकरण के तृतीय चरण में निम्न में से किस रियासत को राजस्थान संघ में मिलाया गया था? मारवाड़ को, जयपुर को, बीकानेर को या फिर मेवाड़ को? मारवाड़, जयपुर, बीकानेर या फिर मेवाड़? मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के चौथे चरण में,
आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगा कि राजस्थान का जो एकीकरण का चौथा चरण था उसमें 4 बड़ी रियासतों को मिलाया गया, मारवाड़, जयपुर, बीकानेर और एक जैसलमेर। इन चारों रियासतों को चौथे चरण में मिलाया गया। तो पीछे कौन सी बची? मेवाड़। तो तृतीय चरण में, राजस्थान के एकीकरण के तृतीय चरण में मेवाड़ रियासत को राजस्थान संघ में मिलाया गया था। राजस्थान संघ में इसको मिलाया गया था। राजस्थान संघ में इसको मिलाकर इसका जो नाम रखा गया था वो आपको पता है कि संयुक्त राजस्थान रखा गया। क्या रखा गया? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान रखा गया। और इस संयुक्त राजस्थान, मेवाड़ इतनी बड़ी रियासत, देखो मेवाड़ की महत्ता देखो। पहले जो 2 चरण थे उनका उद्घाटन अपने एनवी गाडगिल ने किया था, लेकिन तृतीय चरण का उद्घाटन करने के लिए 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को स्वयं जवाहरलाल नेहरू आते हैं, जेएल नेहरू आते हैं कि अगर राजस्थान में मिलने के लिए मेवाड़ रियासत ने हामी भर दी है। उन्होंने मान लिया था कि राजस्थान का एकीकरण लगभग पूरा हो गया, सबसे बड़ी रियासत यही थी, इसका प्रभुत्व था उस समय। तो स्वयं जवाहरलाल नेहरू आते हैं कि इसका उद्घाटन तो मैं करूंगा। तो 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू स्वयं राजस्थान के तृतीय चरण का, राजस्थान संघ का उद्घाटन करने के लिए आते हैं। और मेवाड़ के महाराणा उसमें भूपाल सिंह थे। उसमें मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो उसमें मेवाड़ के महाराणा थे भूपाल सिंह। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह को राज प्रमुख बनाया गया और कोटा के राजा भीम सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया था। यह था राजस्थान का तृतीय चरण, एकीकरण का तृतीय चरण, जिसमें मेवाड़ को शामिल किया गया था। चलते हैं आज के नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस क्रांतिकारी ने ब्यावर में कृष्णा मिल थी। निम्न में से किस क्रांतिकारी ने ब्यावर में कृष्णा मिल की स्थापना की? विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, दामोदर दास राठी या ठक्कर बप्पा? निम्न में से किस व्यक्ति ने ब्यावर में कृष्णा मिल की स्थापना की थी? तो जो अपने दामोदर दास राठी थे, इन्होंने ब्यावर में कृष्णा मिल की स्थापना की थी। और इन्हीं दामोदर दास राठी को राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह। कंफ्यूजन नहीं होना है। 1857 की क्रांति का भामाशाह अपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था अमरचंद बाठिया, और राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है वो दामोदर दास राठी को कहा जाता है। दामोदर दास राठी थे, ये कहाँ के थे? तो दामोदर दास राठी मूलतः पोकरण के थे। पोकरण जैसलमेर में पड़ता है, मूलतः पोकरण के थे। और पोकरण से बाद में ये ब्यावर चले गए और ब्यावर में इन्होंने कृष्णा मिल की स्थापना की। और यहीं ब्यावर में इन्होंने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना भी की थी। यह भी याद रखना कि ब्यावर में इन्होंने नागरी प्रचारणी ब्यावर में ही इन्होंने नागरी प्रचारणी सभा की भी स्थापना की थी। तो अगर प्रश्न पूछे कि ब्यावर में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी, तो दामोदर दास राठी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर रियासत के किस शासक ने अपने सिक्कों पर महारानी विक्टोरिया की फोटो लगवाई थी? वही महाराजा जिन्होंने मदन मोहन मालवीय को कहा था कि अगर बनारस हिंदू कॉलेज के निर्माण के लिए अगर आपको पैसे चाहिए तो अपना जो खजाना है उसके सारे द्वार आपके लिए खुले, आपको जितने चाहिए वो ले जाए। आ गया होगा याद आपको, वही राजा महाराजा गंगा सिंह। बीकानेर के महान राजा गंगा सिंह
महाराजा गंगा सिंह ने अपने जो रियासत के सिक्के बनवाए थे उन पर महारानी विक्टोरिया की फोटो लगवाई थी और उसके ऊपर एक नाम भी लिखवाया था, विक्टोरिया एम्प्रेस। विक्टोरिया एम्प्रेस, उसके ऊपर नाम लिखाया था विक्टोरिया एम्प्रेस। अगर प्रश्न पूछे कि किस राजा ने अपने सिक्कों के ऊपर विक्टोरिया एम्प्रेस नाम लिखाया या महारानी विक्टोरिया की फोटो लगवाई थी, तो वो महाराजा गंगा सिंह थे। जब महाराजा गंगा सिंह ने वो अपने बनारस से हिंदू कॉलेज था उसको विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए मदन मोहन मालवीय को इतने रुपए दिए थे, उनके लिए सारे खजाने खोल दिए। इसीलिए कहते हैं कि महाराजा गंगा सिंह को 1929 से लेकर 1943 तक 1929 से लेकर 1943 तक उसी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया था। राजस्थान का एक बंदा जिसको विश्व भारत के सबसे बड़े हिंदू कॉलेज का कुलपति बनाया, वो भी 1-2 साल के लिए नहीं, लगातार 14-15 सालों तक। कहते हैं कि बीच में इन्होंने हटने का भी प्रस्ताव दिया था कि मुझे हटा दो, लेकिन उन्होंने नहीं हटाया कि ये पद तो गंगा सिंह जी आपके लिए फिक्स हो चुका है, जब तक आपकी मृत्यु होगी तब तक आप इस पद पर रहोगे। ऐसे थे महान महाराजा गंगा सिंह जी, दानवीर गंगा सिंह जी। कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। चलते हैं आज के नेक्स्ट 7वें क्वेश्चन की तरफ। कवि बांकीदास जी किस राजा के दरबारी कवि थे? कवि बांकीदास जी किस राजा के दरबारी कवि थे? महाराजा मान सिंह के, महाराजा सरदार सिंह के, सवाई जय सिंह के या महाराजा जसवंत सिंह के? तो कवि बांकीदास जी थे वो अपने जोधपुर के राजा महाराजा मान सिंह जी के दरबारी कवि थे। जोधपुर के महाराजा मान सिंह जी के दरबारी कवि थे। इन्हीं कवि बांकीदास जी को मारवाड़ का बीरबल कहा जाता है। मारवाड़ का बीरबल कहा जाता है। बांकीदास जी के बारे में ये भी याद रखना, और बांकीदास जी की जो प्रमुख पुस्तकें हैं 2-3 में भी वो भी आपको बता देता हूँ, वो याद रखना, वो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ली जाती है। बांकीदास जी की एक पुस्तक का नाम है बांकीदास जीरी ख्यात। बांकीदास जी की पुस्तक में से एक पुस्तक का नाम है बांकी दास जीरी ख्यात। एक पुस्तक है इनकी मान जसो मंडन। मान जसो मंडन। एक इनकी पुस्तक है दातार बावनी। दातार बावनी। कुकवी बत्तीसी। कुकवी बत्तीसी, बांकीदास जी ख्यात, मान जसो मंडन, दातार बावनी, कुकवी बत्तीसी और एक गंगा लहरी। ये अपने कवि बांकीदास जी की प्रमुख पुस्तकें थी। एक बांकीदास जी का गीत भी है, आयो अंग्रेज मुल्क रे माए। याद रख लेना या फिर लिख लेना। आप ये तो काम साथ में कर ही रहे होंगे। मैंने आपको कहा था कि रफ कॉपी या कोई भी कॉपी लेके बैठना और प्रत्येक प्रश्न को नोट करते जाना। मैं प्रश्न के बारे में जितनी भी चीज़ें बताऊं वो सभी आपको साथ में नोट करते जाना है, और 1-2 दिनों के बाद में 1-2 दिनों के बाद में लगातार आपको इनको रिवीजन करना है। और जब भी टाइम मिलेगा, जब भी लगभग मुझे लगेगा कि राजस्थान के इतिहास संबंधी लगभग मैंने प्रश्न करवा दिए, उसके बाद में मैं राजस्थान के इतिहास संबंधी आपके लिए क्लास भी लेके आऊँगा। तो कवि बांकीदास जी का वो गीत आयो अंग्रेज मुल्क रे माए, वो भी याद रखना, प्रश्न कभी पूछा जा सकता है कि आयो अंग्रेज मुल्क रे माए गीत के रचयिता, प्रसिद्ध गीत था, अच्छा गीत था, उसके रचयिता कौन थे? तो कवि बांकीदास जी थे, महाराजा मान सिंह जी के दरबारी कवि थे। 8वां क्वेश्चन, देबारी समझौता कब हुआ? देबारी समझौता कब हुआ? तो देबारी समझौता अपने जो जोधपुर के राजा थे अजीत सिंह, जसवंत सिंह जी थे, जसवंत सिंह जी के बेटे थे अजीत सिंह। अजीत सिंह को औरंगजेब राजा मान नहीं रहे थे। जब जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी अफगानिस्तान साइड, तो
अजीत सिंह को वापस औरंगजेब ने बुला लिया था अपने दरबार की, वहाँ पर आ जाओ, उनको कैद कर लिया। लेकिन दुर्गादास राठौड़ ने अपनी चालाकी और सूझबूझ से वहाँ से उन्हें निकाला। लेकिन बाद में कभी औरंगजेब ने अजीत सिंह को जोधपुर का राजा नहीं माना, कभी बनने ही नहीं दिया। और इधर अपने जो जयपुर के राजा थे सवाई जय सिंह, औरंगजेब के बाद में जब इनका उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था औरंगजेब के दो बेटों मुअज्जम और आजम के बीच में, तो सवाई जय सिंह ने आजम का साथ दिया और सवाई जय सिंह के एक भाई थे विजय सिंह, उन्होंने मुअज्जम का साथ दिया। मुअज्जम युद्ध जीत जाते हैं, तो मुअज्जम के पक्ष में विजय सिंह थे, तो मुअज्जम ने जयपुर का राजा विजय सिंह को बना दिया। सवाई जय सिंह उधर से फ्री हो गए, सवाई जय सिंह फ्री हो गए, उनको राजा नहीं बनाया। इधर अपने अजीत सिंह, इनको भी राजा नहीं बनने दिया जा रहा था। तो ये दोनों मिलकर अजीत सिंह का मेन कार्यभार अपने दुर्गादास राठौड़ ही संभाल रहे थे। तो ये दोनों मिलकर मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड के पास गए कि अमर सिंह जी थारे चरणा माने तो राजा बन देवे को नहीं, राजपूता ने पूरा धनी थे ही हो, थे हमारी मदद करो, हमको अपना राज्य वापस दिलाओ। ये अमर सिंह सेकंड के पास में गए। तब कहते हैं एक दो बार तो अमर सिंह जी ने मना कर दिया कि ना ना, हमने फालतू के झंझट में नहीं पड़ना। लेकिन बाद में अमर सिंह को याद आया कि यार अपनी भी एक बिन ब्याही बेटी है जिसका नाम था चंद्र कंवर, उसकी भी शादी करनी है और ये अच्छा मौका है, सवाई जय सिंह को मना लेता हूँ। अमर सिंह ने शर्त रखी कि मेरी जो बेटी है चंद्र कंवर, उससे सवाई जय सिंह को शादी करनी पड़ेगी, तभी मैं आपकी मदद करूँगा। तो कहते हैं सवाई जय सिंह ने बात मान ली। अमर सिंह सेकंड, अजीत सिंह और सवाई जय सिंह के बीच में यह संधि होती है, यह समझौता होता है, जो इतिहास में देबारी समझौता के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो इतिहास में देबारी समझौता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह समझौता 1708 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1708 ईस्वी में होता है यह देबारी का समझौता। किस किस के बीच में? अजीत सिंह, सवाई जय सिंह और अमर सिंह। अजीत सिंह कहाँ के? मारवाड़ के। सवाई जय सिंह जयपुर के और अमर सिंह सेकंड मेवाड़ के। बाद में चंद्र कंवर की शादी सवाई जय सिंह से कर दी जाती है। तो देबारी का समझौता याद रखना, यह 1708 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीवन कुटीर संस्था की स्थापना किसने की थी? जीवन कुटीर संस्था, जीवन कुटीर संस्था की स्थापना 1929 ईस्वी में। जीवन कुटीर संस्था की स्थापना 1929 ईस्वी में निवाई टोंक में, निवाई जो कि टोंक में पड़ता है, निवाई टोंक में अपने हीरालाल शास्त्री जी ने की थी। हीरालाल शास्त्री जी ने 1929 में निवाई टोंक में जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। हीरालाल शास्त्री जी की एक बेटी थी शांताबाई। शांताबाई एक दयालु प्रवृत्ति की लड़की थी। वो दलितों को, पीड़ितों की सेवा करने में लगी रहती थी, उनको पढ़ाने में लगी रहती थी। लेकिन कहते हैं कि छोटी उम्र में ही शांताबाई की मृत्यु हो जाती है। तो उनके सपने को साकार करने के लिए, उनके सपने को साकार करने के लिए हीरालाल जी शास्त्री इस जीवन कुटीर संस्था का नाम चेंज कर देते हैं। और जीवन कुटीर संस्था का नाम चेंज कर, वो नाम चेंज कब करते हैं? तो 1935 ईस्वी में वो इसका नाम चेंज कर देते हैं और इसका नाम रख देते हैं श्री शांताबाई शिक्षा कुटीर। श्री शांताबाई शिक्षा कुटीर। श्री शांताबाई शिक्षा कुटीर नाम रख लेते हैं। और उसके बाद में 1943 ईस्वी में 1943 ईस्वी में इसका नाम वनस्थली विद्यापीठ रख दिया जाता है। और तब से वर्तमान तक इसे वनस्थली विद्यापीठ के नाम से ही जाना जाता है। वनस्थली विद्यापीठ। आपने नाम बाकी के सुने कि नहीं सुने, ये नाम तो जरूर सुना होगा, वनस्थली विद्यापीठ।
वनस्थली विद्यापीठ। ये सिर्फ बालिका शिक्षा पर आधारित है, इसमें सिर्फ लड़कियों का एडमिशन लिया जाता है। बालिका शिक्षा पर आधारित है वनस्थली विद्यापीठ, जिसकी स्थापना जीवन कुटीर संस्था के रूप में हीरालाल शास्त्री जी ने 1929 में निवाई टोंक में की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन का क्वेश्चन है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण में, प्रथम चरण बिजोलिया किसान आंदोलन के 3 चरण थे। इसका प्रथम चरण था वो 1897 से 1800, इसका जो प्रथम चरण था वो 1897 से 1914 के तक था। 1897 से 1914 तक चला था प्रथम चरण। तो प्रश्न ये है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण में बिजोलिया के सामंत थे उस समय कृष्ण सिंह, याद रखना सामंत कृष्ण सिंह थे। अगर प्रश्न पूछा जाए कि बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रारंभ होते समय बिजोलिया के सामंत कौन थे, तो कृष्ण सिंह थे। तो कृष्ण सिंह की शिकायत मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को करने के लिए कौन से 2 व्यक्ति गए थे? अब देखो 1997 की बात है कि 1997 में जब बिजोलिया के अंदर एक गांव पड़ता है गिरधरपुरा, क्या नाम गांव का? गिरधरपुरा। गिरधरपुरा के एक किसान थे गंगाराम जी धाकड़। गंगाराम जी धाकड़। गंगाराम जी धाकड़। गंगाराम जी धाकड़ की मृत्यु हो जाती है तो उनका मोसर कार्यक्रम रखा गया। मोसर मतलब उनके व्यक्ति के जाने के बाद उनके पीछे जो बैठक रखी जाती है या खाना रखा जाता है, भोज रखा जाता है, उसे मोसर बोलते हैं। तो गंगाराम जी धाकड़ के जाने के बाद में उनके पीछे उनका मोसर रखा गया। तो मोसर में आसपास के लोग, किसान लोग इकट्ठे हुए। अब किसान लोग इकट्ठे हुए तो पहले तो राजनीति तो इतनी ज़्यादा थी नहीं कि कांग्रेस को वोट दें, बीजेपी को वोट दें, इसको वोट दें, फलानी पार्टी को वोट दें, ये काम करवाएगा, ये नहीं करवाएगा, ये ऐसे काम तो थे नहीं। राजा थे, सामंत थे, तो बात निश्चित रूप से सामंतों के बारे में होनी थी। उन्होंने बात की, यार कृष्ण सिंह तो मार रहा है यार, इतने कर लगा दिए, इतने टैक्स लगा दिए, 82 प्रकार के, 84 प्रकार के, कैसे भरें, ये सभी चर्चा होने लगी। तो उनमें से कईयों ने कहा कि अपन को जाकर मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी को शिकायत करनी चाहिए। तभी गिरधरपुरा में ही जो पुस्तकालय था, उस पुस्तकालय के अध्यक्ष थे साधु सीताराम दास। साधु सीताराम जी दास आए, उन्होंने मीटिंग की अध्यक्षता की वहीं पर, और आखिर में तय हुआ कि 2 व्यक्तियों को भेजते हैं महाराणा फतेह सिंह जी के पास में और कहलवाते हैं कि साहब कृष्ण सिंह जी इतने प्रकार के कर लेते हैं, कर कम करवाओ। तो वो 2 व्यक्ति कौन थे? प्रश्न पूछा जा चुका कई बार कि कौन से 2 व्यक्ति कृष्ण सिंह की शिकायत लेकर महाराणा फतेह सिंह जी के पास गए थे। तो वो 2 व्यक्ति थे नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। वो 2 व्यक्ति कौन थे? तो वो 2 व्यक्ति थे नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। ऑप्शन नंबर सी सही है, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल थे। वो गए महाराणा फतेह सिंह जी के पास में। महाराणा फतेह सिंह जी ने इनका मामला सुना और उसके बाद में इस मामले की जांच के लिए उन्होंने एक व्यक्ति भी भेजा, हामिद। याद रखना, हामिद। हामिद नाम के व्यक्ति को जांच के लिए भेजा। उसने किसानों के पक्ष में रिपोर्ट भी सुनवाई, राजा को सौंपी कि सही बात है, किसानों से इतने प्रकार के टैक्स लिए जाते हैं। फिर भी कहते हैं ज़्यादा इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और यहाँ तक कि जब कृष्ण जी को पता चला, वो हो गए मेरे विरोध में नानजी पटेल और ठाकरे जी पटेल राजा के पास में गए हैं, तो कृष्ण जी ने तो नानजी पटेल और ठाकरे जी पटेल को अपने बिजोलिया में आने पर रोक ही लगा दी थी कि आप दिखना ही नहीं चाहिए। तो ये 2 व्यक्ति थे, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। चलते हैं नेक्स्ट 11वें क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज थे 2, एक कर्नल न्यूबरी व कैप्टन स्पोर्टिसफोर्ड्स। कर्नल न्यूबरी व कैप्टन स्पोर्टिसफोर्ड्स की हत्या किस सैनिक सावनी के क्रांतिकारियों के द्वारा की गई थी? कौन से सैनिक सावनियों के क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेज कर्नल न्यूबरी व कैप्टन स्पोर्टिसफोर्ड्स की हत्या की थी? क्या वो नीमच सावनी के क्रांतिकारी थे, या फिर नसीराबाद सावनी के क्रांतिकारी थे, या एरिनपुरा सावनी के क्रांतिकारी थे, या देवली सावनी के क्रांतिकारी थे? तो मैं आपको बता दूं
कि 28 मई 28 मई को नसीराबाद छावनी के क्रांतिकारियों ने क्रांति की शुरुआत की। 28 मई को, और इसमें 30 मई को, 28 मई को जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, याद रखना 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, जो नेटिव इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना, उन्होंने क्रांति की शुरुआत की थी। और 30 मई को इनके साथ में 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी इनके साथ जुड़ गई थी। तो ये जो नसीराबाद क्रांति का छावनी के क्रांतिकारी थे, इन्होंने छावनी में ही तैनात 2 अंग्रेज अधिकारी कर्नल न्यूबरी व कैप्टन स्पोटिसफोर्ड को तो प्रारंभ में ही मौत के घाट उतार दिया। और 2 अंग्रेज और थे, उनका नाम याद रखो, तो एक कैप्टन हार्डी और एक लेफ्टिनेंट लॉक, इन दोनों को कहते हैं घायल कर दिया। और मज़े की बात यह है कि जब कर्नल न्यूबरी व कैप्टन स्पोटिसफोर्ड को उन्होंने मौत के घाट उतारा और कैप्टन हार्डी व लेफ्टिनेंट लॉक को शानदार पीटा, तब उनकी पिटाई देखकर एक अंग्रेज था कर्नल पेनी, ये मैं कभी नहीं भूलता, कर्नल पेनी, इसकी मृत्यु डर के कारण हो गई थी, हृदयाघात के कारण मृत्यु हो गई थी इसकी, हृदयाघात डर के कारण। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि कौन से व्यक्ति की मृत्यु हृदयाघात के कारण या कौन से अंग्रेज की मृत्यु हृदयाघात के कारण हो गई थी, कर्नल पेनी की हो गई थी 1857 की क्रांति के समय, जब नसीराबाद छावनी के क्रांतिकारियों ने कर्नल न्यूबरी व कैप्टन स्पोटिसफोर्ड की हत्या की, तब कर्नल पेनी तो डर से ही चला गया था। कमजोर थे बेचारे, गोरे, थोड़ा बहुत डर लगा और प्राण पंखेर उड़ गए। तो याद रखना नसीराबाद छावनी के बारे में ये थोड़ा बहुत, और कब शुरू हुई ये भी याद रखना, 28 मई को शुरू हुई थी। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, डाबी हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से था? डाबी हत्याकांड का संबंध, पहली बात तो डाबी हत्याकांड कब हुआ? डाबी हत्याकांड होता है 2 अप्रैल 1923 ईस्वी में। 2 अप्रैल 1923 ईस्वी में बूंदी के जो किसान थे वो डाबी सभा में, डाबी गांव में एक सभा चल रही थी। वैसे यहाँ के बूंदी के राजा ने मना किया था कि आप किसी प्रकार का किसान आंदोलन नहीं करोगे, अगर करोगे तो आपके विरोध में कार्रवाई की जाएगी। फिर भी ये लोग डाबी नामक स्थान पर इकट्ठे हुए और वहाँ पर सभा कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला था, इकराम हुसैन, याद रखना इकराम हुसैन। प्रश्न पूछा जा सकता है कि डाबी हत्याकांड के समय वो गोली चलाने का आदेश कौन देता है? तो गोली चलाने का आदेश देता है वो इकराम हुसैन देता है, एक पुलिस वाला इकराम हुसैन, वो गोली चलाने का आदेश देता है। और उसी के दौरान डाबी हत्याकांड में 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये इकराम हुसैन इनको गोली चलाने का आदेश देता है, और जो 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है, उन 2 लोगों का नाम था, एक था नानक जी भील, और एक था देवीलाल गुर्जर। इन दोनों लोगों की गोली लगने से मृत्यु हो जाती है। तो डाबी हत्याकांड का संबंध था वो किससे था? बूंदी किसान आंदोलन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, विग्रहराज द्वितीय कहाँ के चौहान शासक थे? सिंपल क्वेश्चन है, विग्रहराज द्वितीय कहाँ के चौहान शासक थे? कुछ सिंपल क्वेश्चन भी लाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा अगर हार्ड क्वेश्चन हो तो आप बोर हो जाओगे कि सर ऐसे क्या क्वेश्चन ला रहे हो। लेकिन जब आपको इन क्वेश्चनों के, सरल क्वेश्चनों के उत्तर आते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यार हमें कुछ तो याद है, इसीलिए मैं बीच में ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाता हूँ। वैसे ये भी सरल नहीं है, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने जो ऑप्शन दिए हैं वो सारे चौहान राज्य वाले दिए। अजमेर में चौहानों का राज था, नाडोल में चौहानों का राज था, रणथंभौर में भी चौहान रहे थे, और सिरोही में भी चौहान रहे थे। विग्रहराज द्वितीय थे वो कहाँ के राजा थे? अजमेर के थे, नाडोल के थे, रणथंभौर के थे, या फिर सिरोही के थे? तो जो अपने विग्रहराज जी द्वितीय थे ये अजमेर के चौहान शासक थे। कहाँ के थे? अजमेर के चौहान शासक थे। अपने जो विग्रहराज चतुर्थ थे उनसे पहले थे विग्रहराज द्वितीय, कुछ साल पहले। विग्रहराज द्वितीय के बारे में आपको 2-4 बातें बताऊं तो ये याद रखना कि विग्रहराज द्वितीय भी विग्रहराज चतुर्थ की तरह महान राजा थे। इन्होंने जो एक चालुक्य शासक थे, मूलराज
उन्मूल राज को हराया था। ज़्यादा जानकारी इनके बारे में नहीं मिलती है, थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है कोई अभिलेख द्वारा या कोई प्रशस्ति द्वारा। तो एक इतनी जानकारी मिलती है कि इन्होंने गुजरात के चालुक्य राजा मूलराज को हराया था और बाद में इन्होंने भड़ोच, एक जगह पड़ती है भड़ोच, एक जगह पड़ती है भड़ोच, गुजरात में एक जगह पड़ती है भड़ोच, लिख दो गुजरात। उस भड़ोच गुजरात में ये विग्रहराज द्वितीय अपने कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाते हैं। आशापुरा माता का मंदिर बनवाते हैं। कहाँ बनवाते हैं? आशापुरा माता का मंदिर बनवाते हैं भड़ोच गुजरात में। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से कौन से शासक भड़ोच गुजरात में आशापुरा माता का मंदिर बनाते हैं या अपनी कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर बनाते हैं, तो विग्रहराज द्वितीय जो अजमेर के चौहान राजा थे, ये भड़ोच गुजरात में आशापुरा माता का मंदिर बनवाते हैं या फिर निर्माण करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, डूंगरपुर की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई थी? डूंगरपुर की स्थापना, ऑप्शन थोड़े अलबेले हैं। 1458 ईस्वी में उदय सिंह ने की थी, या 1481 ईस्वी में सामंत सिंह ने की थी, या 1358 ईस्वी में डूंगर सिंह ने की थी, या 1358 ईस्वी में जगमाल ने की थी। तो पहले तो ये बताऊं कि मेवाड़ के एक राजा थे सामंत सिंह, मैंने शायद आपको पिछले वीडियो में और बताया होगा। मेवाड़ के एक राजा थे सामंत सिंह, पूरी स्टोरी बता देता हूं आपको। मेवाड़ के राजा थे सामंत सिंह। मेवाड़ के राजा सामंत सिंह पर 1177 ईस्वी में आक्रमण करते हैं जालोर के चौहान शासक कीर्तिपाल। जालोर के शासक कीर्तिपाल 1177 ईस्वी में आक्रमण करते हैं, सामंत सिंह को हरा देते हैं। जब सामंत सिंह को हराया तो सामंत सिंह वहां से भागकर आ गए वागड़, वांगड़ प्रदेश आ गए। कहाँ आ गए? वांगड़ प्रदेश आ गए। वांगड़ प्रदेश मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा, यहाँ पर आ गए और यहाँ पर इन्होंने गुहिल वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना की? गुहिल वंश की स्थापना की। तो इसी सामंत सिंह के वंशज थे डूंगर सिंह, वंशज थे डूंगर सिंह। इन्हीं डूंगर सिंह ने 1358 ईस्वी में डूंगरपुर की स्थापना की और इनकी पहले राजधानी थी वो बड़ौदा थी। इनकी पहले राजधानी कौन सी थी? तो पहले राजधानी बड़ौदा थी। तो डूंगर सिंह जी ने अपनी राजधानी बड़ौदा को छोड़कर अपनी राजधानी डूंगरपुर ले आए और डूंगरपुर की स्थापना करने वाले भी ये डूंगर सिंह थे, जिन्होंने 1358 ईस्वी में डूंगरपुर की स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के 15वां क्वेश्चन, किस जिले को, ये प्रश्न अगर आपने बता दिया ना इसका उत्तर, तो समझ लेना कि आप आरएस लेवल के बंदे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मैंने पहली बार पढ़ा था और पहली बार पढ़ते ही मैंने तय कर लिया था कि ये बच्चों के सामने लेके जाना है। पूछा जा सकता है ये कि किस जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग को 5242 के नाम से जाना जाता है? किस जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग को 5242, मतलब कि ये कोई जिला है, इसके दक्षिणी पूर्वी भाग, ये पूर्वी ये दक्षिणी, मतलब इस भाग को, किस जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग को 5242 के नाम से जाना जाता है? तो ये एक ऐसा जिला था जिस पर पुराने समय में चौहान वंश का शासन रहा। चौहान वंश का शासन रहा। अब इस जिले का नाम है बूंदी। बूंदी जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग को 5242 के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, बूंदी जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग को 5242 के नाम से जाना जाता है। तो आज के ये अपने थे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूं कि आपको ये 15 के 15 क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपने कॉपी लेकर साथ साथ में प्रश्न को नोट्स बनाते हुए उनको नोटेड किया होगा और आप इनको लिखने के बाद में ऐसे ही फेंक नहीं रहे होंगे, एक दो बार इनका रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि रिवीजन करने से ही कोई भी चीज़ आपके लिए पक्की हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी। हमेशा एक ही वो दुआ याद रखना कि करत करत अभ्यास केर जड़मति होत सुजान रसरी आवत जावत केर सिल पर परत निशान। अगर आपको कुछ नहीं आता राजस्थान जीके में भी, तो मैं तो एक तो गारंटी देता हूं कि अगर आपको राजस्थान इतिहास में कुछ नहीं आता तो राजस्थान इतिहास में आपकी 100% कर दूंगा।
1% भी पीटीटी, बीएसटीसी या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री के संबंधित क्वेश्चन आते हैं, वो अपनी इस क्लास से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूं जो या तो पिछले सालों में आ चुके हैं या फिर आने के चांसेस है। और सिर्फ वो प्रश्न ही नहीं करवा रहा हूं, उसके संबंधित में 3-4 फैक्ट और भी बतवा रहा हूं। माना कि अगर आपने ऐसे चलते चलते 500 क्वेश्चन कर लिए ना, तो 500 क्वेश्चन का मतलब आपके 2000 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन हो गए। और इससे बाहर राजस्थान इतिहास नहीं है, आपको इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। आपके जो भी ग्रुप्स बनाए हुए उन ग्रुप्स में क्लास को शेयर करो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं अपने जो अपना कौन सा बचा है, नेक्स्ट है पार्ट 4 में मिलते हैं। धन्यवाद।